नमस्कार, मुंबई के शिवाजी पार्क से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। शो की शुरुआत हम दिल्ली की खबर के साथ करेंगे क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मई से जुलाई तक हर महीने दिल्ली में 60 लाख डोज की ज़रूरत है ताकि 3 महीने में टीकाकरण का काम पूरा कर दिया जाए और इसलिए हर महीने 60 लाख डोज की ज़रूरत होगी। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक को जल्द सप्लाई करने का आदेश केंद्र सरकार दे और वैक्सीन की कीमत एक हो, चाहे वो केंद्र खरीदे, राज्य खरीदे या फिर निजी अस्पताल। मौजूदा हालात में कंपनियां निजी अस्पतालों को पहले वैक्सीन देंगी क्योंकि उसमें उन्हें फ़ायदा है। दिल्ली में एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है और पिछले 3 हफ्तों के लॉकडाउन के बाद इस लॉकडाउन में कुछ नई पाबंदियां भी लगाई गई हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि कल से 17 मई तक मेट्रो नहीं चलेगी। साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान, शादी घर, बैंक्वेट हॉल या होटल में शादियां नहीं होंगी। दिल्ली में अब घर में या कोर्ट में ही शादी हो सकती है। शादी में 20 से ज़्यादा लोग शरीक नहीं होंगे। शादी में टेंट, डीजे और केटरिंग सर्विस पर पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि संक्रमण दर में कमी आई है लेकिन ढिलाई नहीं दी जा सकती। दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव अस्पताल में 23 कोरोना मरीजों के गुम हो जाने के खबर के बाद अब दिल्ली सरकार ने इस खबर पर संज्ञान लिया है। इस पूरे मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार सुबह तक जांच रिपोर्ट मांगी है। खबरों के मुताबिक 19 अप्रैल से 6 मई के बीच इलाज कराने आए 23 मरीज गुम हो गए हैं। खबरों के मुताबिक अस्पताल को भी नहीं पता है कि वे घर गए हैं या दूसरे अस्पतालों में भर्ती हैं। केंद्र सरकार के मंत्री संतोष गंगवार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा है कि उनके ज़िले बरेली में ऑक्सीजन की किल्लत है। कुछ लोग उसकी जमाखोरी और कालाबाजारी कर रहे हैं। यही नहीं, कोरोना में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर और दूसरी मशीनें 1.5 गुना दाम पर ब्लैक में बिक रही हैं। इस पर रोक लगाई जाए। सभी उपयुक्त कदम थे और उन पर एक सही लोगों ने बहुत सी हमको सुझाव वगैरह दिए थे, वो सारे के सारे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक लिखकर उनको दिए हैं। मुझे लगता है कि सभी उपयुक्त कदम थे और उन पर एक सही कार्रवाई भी की जाएगी और जो निर्णय लिए जाने हैं उसमें निर्णय भी लिए जाएंगे। पंजाब में ऑक्सीजन की मांग लगातार बढ़ रही है। आप इस बात से अंदेशा लगा सकते हैं कि महीने के पहले 8 दिन में ही 60 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन की मांग पहुंच चुकी है। तो वहीं इस बीच एयरफोर्स ने कहा है कि 11 और 12 तारीख को खराब मौसम की वजह से उन्हें ऑक्सीजन टैंकर की सप्लाई करने में दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानी हो सकती है। इस बीच जितनी ऑक्सीजन सप्लाई पंजाब सरकार को की भी जा रही है, तो वहीं सही साधन नहीं होने की वजह से वो उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पंजाब में केस बढ़ने की वजह से सरबजीत सिंह जैसे कई लोगों को अपने रिश्तेदारों को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जहां ऑक्सीजन सप्लाई की गारंटी हो। असल में देखा जाए तो ऑक्सीजन लेवल की इतनी शहर में कमी है, इसके ऊपर सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें ऑक्सीजन वाला बेड मिल गया। मुझे नहीं पता कि हमारे बाद के कितने पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की बेड की जरूरत होगी वो क्या इस हॉस्पिटल से भी वापस गए हैं या उनको मिला है। पिछले 2 हफ्ते में पंजाब में कोरोना मरीज बहुत ज्यादा बढ़े हैं, इसलिए ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ रही है। 21 अप्रैल को राज्य के अस्पतालों में करीब 3000 कोरोना मरीज भर्ती थे। 7 मई तक उनकी संख्या बढ़कर 10,000 से ऊपर हो गई। इस दौरान गंभीर रूप से बीमार कोरोना मरीज 23% बढ़े। 30 अप्रैल को ऑक्सीजन की खपत करीब 200 टन थी। एक हफ्ते में यह खपत बढ़कर 250 टन हो गई है। केंद्र की तरफ से पंजाब को कुल आवंटन 227 टन हुआ है। 227 टन के आवंटन के बावजूद पंजाब पूरा कोटा नहीं उठा पा रहा है। इसके पीछे वजह है संसाधनों की कमी। पंजाब को दूसरे राज्यों से मिलने वाले आवंटन को पूरी तरह लेने के लिए करीब 36 टैंकरों की जरूरत है। फिलहाल पंजाब के पास बोकारो, पानीपत और रुड़की से ऑक्सीजन लेने के लिए सिर्फ 18 टैंकर हैं। What we need immediately is allocation of 50 metric ton of oxygen in next 1-2 days and इतना ही ऑक्सीजन का अलोकेशन अगले आने वाले 4-5 दिनों में और होना चाहिए। टोटल मिला के हमें 100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। आज हमारे जो इश्यूज हैं उनमें
ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स जो प्लांट्स हैं वहां से हमारा अलोकेशन का भी बैकलॉग चल रहा है. दीज प्लांट्स आर बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस दे आर नॉट एबल टू सप्लाई अस द रिक्वायर्ड अलोकेशन. दूसरा इशू है बोकारो जो हमारा अलोकेशन हुआ है वो बहुत दूरी पर है. वहां से टर्न अराउंड टाइम डेस्पाइट IAF हेल्पिंग अस इन फ्लाइंग आउट टैंकर्स देयर वो उतना एफिशिएंटली पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज आने जाने में टाइम बहुत लगता है. कई मरीज दिल्ली NCR से इलाज के लिए पंजाब आ रहे हैं. इससे भी राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ा है. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की इस मांग को केंद्र ने ठुकरा दिया है कि राज्य सीधे ऑक्सीजन का आयात करें. केस हर रोज बढ़ रहे हैं और जानकारों का अंदेशा है कि इसी महीने हर रोज करीब 10,000 केस आने लगेंगे. इस संकट से निपटने के लिए आने वाले दिनों में ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां महाराष्ट्र सरकार की ओर से सख्ती लगाई गई है तो वहीं इसका सबसे ज़्यादा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता हुआ दिख रहा है. ना ही उनके पास काम है और ना ही पैसा. साथ ही समाज में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होने की वजह से वो अपने आप को वैक्सीन के लिए रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं और वो टीकाकरण से भी वंचित रह रहे हैं. देखिए रिपोर्ट. काम हमारे को कोई दे सकता है क्या? ऐसे ही हमको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है तो काम करने के बाद कोई साथ में एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या हमको? नहीं ना. हम कोई अगर बिजनेस करना बोलते फिर भी हमारे से कोई बिजनेस कोई हम लोग कोई चीज़ लाए मार्केट से, भाजी लाए, कोई सब्जी लाए, कोई मच्छी लाए, कुछ लाए बेचना हम लोग चाहे तो हमारे से कोई खरीद पाएगा क्या? थोड़ा कंफ्यूज होता है इंसान हमारे से. आशा ना तोड़ो निराशा ना मोड़ो, आशा ना तोड़ो निराशा ना. मुंबई से सटे उल्लासनगर में रहने वाली रवीना जगताप ट्रांसजेंडर समाज से आती हैं. अपने जीवन में कई बार इन्होंने काम ढूंढने की कोशिश की लेकिन ट्रांसजेंडर समाज से होने की वजह से कहीं काम नहीं मिला. इसके बाद मजबूरन इलाके के दुकानों से पैसे मांगकर या जन्मदिन और शादियों में जाकर बधाई देकर ये अपना गुजारा करती थीं. लेकिन महाराष्ट्र में लगे सख्ती की वजह से सब कुछ बंद है. रवीना की ही तरह ट्रांसजेंडर समाज से आने वाले कई लोग परेशान हैं और उन्हें नहीं पता कि वो अपना गुजारा कैसे करें. अभी शासन ने जो बोला है कि महिला पुरुष के लिए जो सुविधा की है, पैसे की योजना की है, वो हमारा तो नाम इसमें लिया ही नहीं है. हम भी एक समाज के घटक है तो हमारे तरफ भी ध्यान देना चाहिए जो हमको सरकार हमारे पर ध्यान नहीं देती है. मजदूर और घरों में काम करने वाले लोग भी परेशान हैं. 64 वर्षीय सबीना डिकोस्टा की तबीयत अक्सर खराब रहती है. काम करने की इच्छा है नहीं लेकिन घर का गुजारा करने के लिए कुछ घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं. अगले महीने बेटे की शादी है. बेटा मजदूर है, काम उसके पास भी नहीं है. शादी कैसे होगी उन्हें नहीं पता. साथ ही बीमारी होने की वजह से दवाई के लिए भी पैसे जुटाना पड़ता है. यही हाल लता अड़गले का भी है. कहीं काम नहीं मिलने की वजह से वो घर पर ही रहने को मजबूर हैं. मैं ऐसा जाती उसने पास माप के दिन निकालती लेके आती. 8 दिन का दवा समझ 1-2 दिन छोड़ के आती. वो कैसा भी 15 दिन निकालती वो दवा के वजह से. नाके पे जाते हैं तो कुछ काम नहीं मिलता है तो इसलिए हम लोग वापस आते हैं घर पे. फिर क्या करें, ऐसी परेशानी हो गई है बहुत. तो अभी बस 2 घर का काम है वही करके घर पे आती हूँ. मजदूरी और पेंटिंग का काम करने वाले विजय दाभाड़े हर रोज सुबह लेबर चौक जाते हैं इस उम्मीद के साथ कि काम मिल जाएगा. सरकार ने यूं तो कहा है कि मजदूरों को काम करने दिया जाएगा लेकिन काम कहीं है ही नहीं. हर महीने में कम से कम 10,000 रुपये तो हमारे घर में खर्चा लगता ही है. अभी गए महीने में खाली 10 दिन काम मिला है. इस महीने में 3 दिन काम किया हूँ. अभी इसमें तो घर चलेगा नहीं. उसके वजह से कहीं ना कहीं से कर्जा लेना है. अपने गुजारे के लिए हो रही परेशानी के अलावा इन सभी लोगों के सामने टीका लगवाना भी एक चुनौती से कम नहीं. असंगठित कष्टकरी कामगार संगठन के अध्यक्ष सुनील अहिरे बताते हैं कि अधिकांश लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए वो टीकाकरण के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक नहीं कर पाते हैं और टीकाकरण केंद्र पर इनके लिए कोई सुविधा भी नहीं दी गई है. जो उनका नियम है कि ये रजिस्ट्रेशन जब करेंगे तभी उनको वो लसीकरण होगा. तो ये तो ना स्मार्टफोन जानते हैं, ना इंटरनेट सेवा जानते हैं, ना कंप्यूटर जानते हैं, तो ये रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं सकते.
दूसरी बात यह है कि अगर कहीं और से रजिस्ट्रेशन अगर कर भी ले तो सारा सिस्टम बंद है, लॉकडाउन का पूरा दौर है। सरकार की ओर से जब भी किसी नियम का ऐलान किया जाता है तब ये उम्मीद की जाती है कि अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति के बारे में सोचते हुए इस नियम को बनाया गया होगा, लेकिन ज़मीनी हालात को देखें तो ऐसा लगता नहीं है कि आम आदमी के बारे में सोचा गया है। ऐसे में केवल उम्मीद ही की जा सकती है कि सरकार इन परेशानियों को समझे और कुछ बदलाव लाए ताकि आम आदमी को इससे राहत मिल सके। उल्लासनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG जल्द ही बाजार में कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध होगी। इसके इस्तेमाल से ऑक्सीजन पर निर्भर रहने वाले कोरोना मरीज 2-3 दिनों में ही ऑक्सीजन सपोर्ट छोड़ देंगे। कोरोना मरीजों के लिए DRDO की तरफ से बड़ी राहत। एंटी कोविड दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज DCGI ने इसके इमरजेंसी हालात में इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इस दवा से कोरोना के मरीज जल्द ठीक हो सकेंगे। मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। इस दवा के पाउडर को पानी में घोलकर मरीजों को दिया जाएगा। ये एक ग्लूकोज एनालॉग है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे 2DG के नाम से जाना जाता है। ये ग्लूकोज एनालॉग हमने इसके लिए प्रपोज किया था कि कोविड-19 पेशेंट्स को ये फ़ायदा करेगा, और ये अभी इसकी क्लिनिकल ट्रायल संपन्न हुई है और इसमें हमें काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस मिले हैं, जिसके आधार पर हमें ये ड्रग कंट्रोलर ने इजाज़त दी है कि हम इसको इमरजेंसी यूज़ में ला सकते हैं पेशेंट्स के लिए। DRDO के वैज्ञानिक पिछले 1 साल से इस दवा को बनाने में जुटे थे। क्लिनिकल ट्रायल में पता चला कि यह दवा अस्पताल में भर्ती मरीजों की हालत में तेजी से सुधार करता है। तीसरे फेज के ट्रायल से पता चला कि इसको देने से वायरस भी खत्म होगा और इन्फेक्शन का खतरा भी कम होगा। डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर DRDO की यह दवा कम कीमत पर जल्द बाजार में उपलब्ध होगी। DRDO की और डॉक्टर रेड्डीज लैब की ये कोशिश शुरू से रही है कि ये नेशनल सर्विस में और मैनकाइंड सर्विस में काम हो रहा है, और कोई प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं लगता मुझे किसी का। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे दाम पर एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि बिना प्रॉफिट के लिए शायद दवा मिल जाएगी। कोरोना संक्रमण के कहर से परेशान देश की जनता के लिए यह काफी राहत भरी खबर है। इसके इस्तेमाल से कोरोना मरीज न केवल जल्द ठीक होंगे बल्कि उन्हें अस्पताल में रहने की जरूरत भी नहीं होगी। सेना के लिए हथियार बनाने वाली DRDO ने कोरोना से बचाव के लिए एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो देश के लिए क्या दुनिया के लिए संजीवनी बन सकती है। नई दिल्ली में कैमरामैन मनु नायर के साथ राजीव रंजन, NDTV इंडिया। राजस्थान के बाड़मेर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रातों रात 2 अस्थायी अस्पताल बनाए गए हैं। इन दोनों अस्पतालों में करीब 32 ऑक्सीजन बेड मौजूद हैं। खास बात यह है कि एक विधायक की पहल पर जन सहयोग से इन अस्पतालों को बनाया गया है, जिसमें सरकार की तिजोरी से 1 रुपया भी नहीं लगा है। रेगिस्तान के बीच में रातों रात खड़े हुए हैं ये 2 कोविड सेंटर। बाड़मेर से कुछ किलोमीटर दूर भामाशाहों की मदद से यहाँ कंटेनर में कोविड सेंटर बन गए हैं। बायतू में 100 बेड का है, जिसमें 30 ऑक्सीजन युक्त हैं, और सांब्रा में 25 बेड का है, जिनमें से 2 में ऑक्सीजन है। और इस पहल के पीछे हैं यहाँ से विधायक हरीश चौधरी, लेकिन वो कहते हैं जन सहयोग से ही ये बना है, सरकार से 1 रुपया भी नहीं लिया है। मैंने वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से बात करी और सबने चर्चा करी। सरपंच साहिबा है, वहाँ के जिला परिषद के सदस्य है खैराज हुड्डा, तो बनाना चाहिए। उन्होंने हामी भरी। तमाम स्थानीय लोगों ने मिलकर 24 घंटे के अंदर ये अस्पताल बनाया। 1 रुपया भी सरकारी खर्चा उसके ऊपर बनाते ना जब पूर्ण किया जब तक नहीं लगाया, अब उसको सरकारी तंत्र को हैंड ओवर कर दिया। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कोविड तेजी से फैल रहा है। 41% केसेस अब ग्रामीण इलाकों से आ रहे हैं। ऐसे में दूर दराज इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था पहुंचाना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे पास ना 100 बेडेड का ये कोविड सेंटर है। 100 बेडेड के अंदर हमने स्टार्ट में 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड बनाए थे, लेकिन आज हमने बढ़ा के उसको 16 भी कर दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉपर जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे अच्छे से। और इसको बनाने के बाद में अभी 8-9 दिन है। आज 9 दिन के अंदर मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो पेशेंट्स
बालोतरा बाड़मेर में भी नहीं झेल पा रहे थे, मतलब उनको जगह नहीं मिल पा रही, वो लोग भी आए। बंकर में बने इस अस्थायी अस्पताल में एयर कंडीशनिंग की सुविधा है, डॉक्टर्स के लिए रहने की भी व्यवस्था है। एक बंक हाउस है जो टोटल 40 बाई 40 फीट का है। पूरा प्रॉपर जो हॉस्पिटल का क्लिनिक होता है उसके अंदर डॉक्टर के रहने की भी सुविधा है, उसको देखने के लिए पूरा उसके सब जो सुविधा स्ट्रेचर वगैरह सब कुछ है वो सब उसके अंदर क्लिनिक के अंदर है, और पूरा एसी फैसिलिटी भी है अंदर। और उसके अलावा एक पेंट्री है जो वहाँ पर जितने भी हाउसकीपिंग वगैरह जो काम होगा उसके लिए, और एक एडमिशन कोई विजिटर वगैरह उनके लिए, और प्लस जो बेड है वहाँ पर जो लगे हुए सब उसके अंदर कंप्लीट सुख सुविधा है। उसके अंदर टॉयलेट, बाथरूम, एसी, पानी, सब सुविधा उसके अंदर, मतलब 4 स्टार कैटेगरी की सब सुविधा है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों के लिए चाय नाश्ते से लेकर खाने की भी व्यवस्था की गई है। रेगिस्तान के बीच में ये कोविड सेंटर एक उदाहरण है कि जन सहयोग मिले तो इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए सरकार को भी हौसला मिल सकता है। बाड़मेर से कन्हैया लाल के साथ जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। चुनावी नतीजों के एक हफ्ते बाद बीजेपी ने अब तय कर लिया है कि असम में कमान किसे सौंपनी है। उत्तर पूर्व में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले मुख्यमंत्री थे। पार्टी फिर से चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सीएम को बदला जा रहा है। बीजेपी ने असम में सरकार का चेहरा बदल दिया है। सर्बानंद सोनोवाल की जगह 52 साल के हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नाम का प्रस्ताव विधायक बीजेपी की सरकार दूसरी बार बनवाने के बावजूद सोनोवाल खुद दोबारा सीएम नहीं बन पाए। चुनाव के वक्त भी बीजेपी ने सोनोवाल को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित किया था। फिर नतीजे आए और बड़ी जीत के बाद पार्टी ने हेमंत बिस्वा शर्मा पर भरोसा जताया, जो न सिर्फ असम बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के रणनीतिकार हैं। हमारा लक्ष्य असम को देश के टॉप 5 राज्यों में से एक बनाने का होना चाहिए। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है कि आपको हर शख्स के अंदर उम्मीद जगानी होगी, हम इसके लिए ही काम करेंगे। জাতি হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। আমি ভাৰতৰ বুকুত এক উজ্জ্বল ৰত্ন হিচাপে আমি উদ্ভাসিত হ'ব লাগিব। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सर्बानंद सोनोवाल को फिर से केंद्र में भेजा जा सकता है। मैंने शर्मा को मुबारकबाद दी है और मेरी शुभकामनाएं हमेशा उनके साथ रहेंगी और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा और कई मंत्री सोमवार को शपथ लेंगे, लेकिन इस दौरान पार्टी नेतृत्व ये बताने में जुटा है कि लीडरशिप बदलने में किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। पार्टी में किसी तरह का विरोध नहीं है, हम सब साथ हैं। असम को एक नया मुख्यमंत्री मिला है, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा शायद बहुत दिनों से इस पद के दावेदार थे, मगर इस बार उनकी तकदीर ने उनको साथ दिया और वो मुख्यमंत्री बनने चले हैं। मगर उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहेगी कि किस तरह से असम में कोविड के बढ़ते संक्रमण के ऊपर काबू पाया जाए। असम से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।